जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का ज्योग्राफी, जिसका नाम है तीसरा अध्याय है, जिसका नाम है अपवाद स्वरूप। क्या नाम है? अपवाद स्वरूप। तो ये कक्षा 9वीं का अध्याय 3 का एक चैप्टर है, जिसका नाम क्या है? अपवाद स्वरूप। तो अपवाद स्वरूप क्या होता है? अपवाद स्वरूप क्या होता है, अभी हम इसको जानते हैं अच्छा से। तो इससे पिछले क्लास में हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ चुके थे। हम लोग दूसरा अध्याय ये पढ़ चुके थे कि भारत की मतलब भौतिक स्वरूप, भारत की संरचना एवं उच्चावच, भौतिक स्वरूप में संरचना को देखें, उसका बनावट कैसा है, आकार कैसा है, आकृति कैसा है। उसके बाद पढ़े थे उसके उच्चावच, मतलब कि उसकी चोटी की कितनी ऊंचाई है, कौन सी पर्वत कितना ऊंचा है, नहीं है, इसके बारे में तो पढ़ लिए। अब बाकी रहा, अब बहाव उसको पढ़ेंगे, किस तरह से, किस दिशा से पानी जाती है, भारत में किधर से किधर पानी जाती है, ये सब चीज को पढ़ेंगे अच्छा से। ठीक है। तो इसमें अपवाद स्वरूप का कहने का अर्थ हुआ कि भारत में देखेंगे अनेकों नदियां एक रास्ता इधर से उधर जाती है। कोई नदियां जो है इससे होके चली, यहाँ पे पानी मिलने के बाद फिर इसे होकर निकल जाती है। कोई नदियां इस टाइप से आके इसमें मिल जाती है, कोई नदियां ऐसे आके इसमें मिल जाती है। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये ढांचा जो बना, ये एक संरचना जो बना है, इसी को कहेंगे अपवाह स्वरूप। क्या कहेंगे? अपवाह स्वरूप। पानी के बहने की संरचना, पानी जो बहेगा, पानी जो बहेगा तो बहने की संरचना जो हमें दिखाई देती है भूमि पर, उसे ही क्या कहेंगे? अपवाह स्वरूप। क्या कहेंगे? अपवाह स्वरूप। तो अपवाह स्वरूप समझ में आया सबको? दिक्कत कहीं पे? तो अब देखिए, यहीं पर आप देखिएगा, ये नदी अब निकलेगा कहां से? ये तो अभी सबको पता चल गया कि अपवाह स्वरूप क्या होता है? अपवाह स्वरूप किसे कहते हैं? तो पानी के बहाव को, जो ऊपर से देखा जाता, पानी के बहाव की संरचना को ही क्या कहेंगे? अपवाह स्वरूप कहेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नदी निकलती है कहां से? नदी कहां से निकलती है, इसका स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ रिवर। तो अब देखिए, नदी जो निकलती है वो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर पर्वत मान लेते हैं। क्या ये पर्वत है? ये पर्वत है, ठीक है। ये क्या है? पर्वत है। ये सही पर्वत की ऊंची चोटियां हैं। क्या है? ऊंची चोटियां। ये सभी पर्वत की ऊंची चोटियां हैं। यहाँ तक जानने के बाद अब देखिए नदी का जन्म कैसे होता है। अभी देखे होंगे कि कोई भी इंसान होते हैं, तो हर इंसान मतलब कि एक बच्चे का जन्म हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा सा चलने लगा, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, उसके बाद मर जाता है, उसके बाद मर जाता है। ठीक इसी प्रकार नदी भी जन्म लेता है, उसके बाद उसका भी युवा अवस्था आता है, फिर उसका वृद्ध अवस्था आता है। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखिए। तो अब यहाँ से ये पर्वत है, सभी पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फ जमा हुआ रहता है। क्या जमा हुआ रहता है? बर्फ जमा हुआ रहता है सभी पर्वत के ऊंचे ऊंचे चोटियों पर। ये क्या जमा है? बर्फ। इसी को कहेंगे हिंदी में हिम। क्या कहेंगे? हिम कहेंगे। इसी को अंग्रेजी में ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियर। समझ में आया? तो अब जैसे मान लीजिए ठंडी का मौसम है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख और में देखे होंगे अगर में कि यहाँ पर बर्फ की वर्षा होती है, जम्मू कश्मीर और में। क्यों? तो वहां पे पहाड़ी इलाका है और वहां पे बर्फ, वहां के तापमान हमेशा ठंडी रहती है। इसी कारण जब वहां पे बर्फ जमेगा, ठंडा में बर्फ क्या होता है? जमता है। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, कोई भी द्रव को अगर फ्रीज करते हैं, कोई भी द्रव को ठंडा करते हैं, तो वो जम जाता है। क्या होता है? जम जाता है। जैसे उसका तापमान बढ़ा देते हैं,
तापमान बढ़ा देते हैं, उसका लौ बढ़ा देते हैं, तो वो पिघलने लगता है। क्या होने लगता है? पिघलने लगता है। ये टुकड़ा अब पिघलने लगा है, तो पिघल के बर्फ बन जाता है। क्या बन जाता है? बर्फ। तो वहीं पर जो है ये सब बर्फ जो है ना, पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियों पर जम के ग्लेशियर का रूप लिया है। किसका रूप ले लिया है? ग्लेशियर का। ये ग्लेशियर का जो रूप लिया है, तो अब यहाँ पे होगा क्या? गर्मी का मौसम आएगा, गर्मी का मौसम आएगा, ये सब पिघलना प्रारंभ कर देगा। क्या शुरू हो जाएगा? पिघलना। मान लीजिए ये सन है, प्रकाश काफी तेज किया, प्रकाश तेज करने की वजह से अब जो है ना गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, कम होगी, बढ़ेगी। तो गर्मी के बढ़ने की वजह से इसका तापमान में क्या हो रहा है? टेम्परेचर में वृद्धि हो रहा है, टेम्परेचर में वृद्धि हो रहा है। टेम्परेचर में वृद्धि होगा, तापमान बढ़ेगा, तो बर्फ जमेगा कि पिघलेगा? पिघल जाएगा। अभी देखें, हमें गांव में जो बर्फ वाला बर्फ बेचने आते हैं, तो उसमें जब तक उसके पास होता है बर्फ ठीक वैसे ही रहता है, जैसे आपके हाथ में पिघलने लगता है। पिघलता है कि नहीं पिघलता है? ठीक उसी तरह से ये जो ग्लेशियर जो है, तो ठंड का मौसम रहेगा तो नहीं पिघलेगा। क्यों? क्योंकि उसे जो तापमान चाहिए बर्फ बनने के लिए, जमने के लिए, वो तापमान उसे मिल चुका है और मिल रहा है। ठीक है। अब जैसे वो गर्मी आएगा तो पिघलना शुरू हो जाएगा। तो अब मान लीजिए गर्मी इतना हुआ कि ये पिघलना शुरू कर दिया, तो पिघलेगा। तो जैसे देखे होंगे, जब आप बर्फ कोई लेते हैं, कोई बर्फ लेते हैं, तो बर्फ जब पिघलता है तो पिघलना आरंभ करता है। तो ऐसा है कि जब पिघलता है तो सभी पानी एक ही दिशा से होते हुए आता है। सब कोई इधर से आ रहा है, कोई बूंद यहाँ शुरू हो गया, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, इस टाइप से सब बर्फ से मतलब कि पानी, मतलब कि द्रव के रूप में परिवर्तित होते रहता है। ठीक है। अब देखिए, ठीक इसी प्रकार से यहाँ का ग्लेशियर जो पिघलेगा, ये ग्लेशियर जो इस प्रकार से पिघल रहा है, सब पिघलते पिघलते एक यहाँ पे रूप ले लेता है। क्या करता है? रूप ले लेता है। कुछ देर आया, फिर इसमें मिल गया, कुछ देर आया, फिर इसमें मिल गया। मिलने के बाद सभी पानी की बूंदे जो है ना इसमें आके मिल जाती है। क्या होती है? मिल जाती है। मिलने के बाद अब मान लीजिए एक मतलब कि छोटा सा बचपन में वो गाड़ी देखिए, तो खिलौना वाला गाड़ी जो आता था, उसमें जो है थोड़ा सा धक्का देते तो थोड़ी दूर जाता था, है? उसके बाद आके फिर एक बार धक्का दे देते थे। ठीक इसी प्रकार से पानी भी बूंद बूंद करके नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अकेला कब तक टिकेगा? अकेला कहाँ तक जाएगा? हो सकता है अकेला चलेगा, बाद में पता चला क्या जमीन में पानी को पी गया, नदी तो नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए इस सब का सपोर्ट मिल गया। ये तो स्पेशल जाएगा था, ऊपर से इधर से पानी आके बोला हम भी थोड़े मिल जाते हैं, इसकी पावर बढ़ गया है। अभी मान लीजिए आप ही को कोई शिकायत करना है, आप ही को कोई शिकायत तो करना है, आपको उससे डर लगता है, वहीं पे बोल देंगे 10 लोग हम तुम्हारे साथ है चलो, तो कितना फास्ट में जाने लगेगा। ठीक उसी प्रकार से ये पानी भी क्या करते हैं, अकेला अकेला पहले जा रहा था बूंद बूंद करके, दूसरे का सपोर्ट मिलने लगा, ये गति तेज हो जाती है। अब मान लीजिए ऐसा एक मतलब कि ग्लेशियर का स्थिति है, जैसे ही आगे बढ़ा, जैसे ये आगे की ओर बढ़ा, तो आगे की ओर बढ़ने के बाद इन्होंने इसका भी पानी आने लगा, इसका भी पानी आ गया। ये पिघल पिघल के ऐसा थोड़ा है कि वो पिघलेगा, सब पिघल के आएगा, सब के पिघलने के बाद इसमें और मिल गया। तो बताइए पानी का गति और तेज होगा कि धीमा होगा? तेज होगा। तो अब यहाँ से पानी की गति और बढ़ गया, जैसे ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचा, ये भी पानी अपना दे रहा है, ये भी पानी अपना दे रहा है। जैसे इसका पानी आया, तेज और गति होगा कि घटेगा? बढ़ेगा। जैसे बढ़ा तो फिर इसका पानी मिल गया। तो कभी ऐसे आएगा, कभी तो इसका ऐसा चरण आएगा जिसमें अगर इसके सामने कोई
व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो उसे धक्का मार के गिरा सकता है, गिरा सकता है, नहीं गिरा सकता है। अभी देखे होंगे आप लोग, एक चीज सोचिए, कभी देखे हैं कि ठंडे के मौसम में बाढ़ आया है? कभी सुने हैं? गर्मी का मौसम आता है तब बाढ़ आता है कि नहीं आता है? क्यों? क्यों गर्मी होती है, ये ग्लेशियर पिघलना शुरू कर देते हैं, इसीलिए पानी बढ़ जाता है, पानी बढ़ जाता है। ये तो पानी कहाँ से आएगा? सब तो जम के बर्फ बन जाता है। ठंडा इलाका में जहाँ पे काफी ठंडा है, उस इलाका में जैसे जाएगा पानी तो बर्फ बन जाएगा जम के। बर्फ बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर गर्मी का मौसम रहेगा, जहाँ पे बर्फ मिलेगा वो भी पिघल जाएगा, पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा? तो वही पिघल जाता है गर्मी के मौसम में। अब ये नदी भयंकर रूप ले लिया है। क्या ले लिया है? भयंकर रूप। तो अभी बताइए, ये इसका जन्म अवस्था, युवा अवस्था है कि वृद्ध अवस्था? मतलब कि यहाँ पर जन्म लिया है, नदी का अभी जन्म हो रहा है। क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है। क्या हो रहा है? जन्म। तो अभी तो नदी बच्चा अवस्था में है। देखे होंगे, एक गाय जब अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो गाय के बच्चा कुछ दिन के बाद इतना उछल कूद करता है, किसी को नहीं गुदानता है, गुदानता है? कितना बल उसके पास होता है। वहीं जब थोड़ा सा बूढ़ा अवस्था आता है, किसी को कुछ कहता है? नहीं कहता। ठीक इसी प्रकार से ये अभी नदी की प्रारंभिक चरण है, इसको प्रारंभिक चरण भी कह सकते हैं। तो प्रारंभिक चरण में इसी को प्रथम चरण भी कह सकते हैं, प्रथम चरण या प्रारंभिक चरण। इस प्रारंभिक चरण में नदी की गति तेज होगी कि कम? तेज होगी। क्वेश्चन पूछेगा, बताओ नदी के किस चरण में उसका गति अधिकतर तेज होती है? प्रथम चरण में, या तो उसी को प्रारंभिक चरण भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब ये नदी का अभी मतलब कि एक जो है ना बचपना अवस्था है, इसमें इसके पानी की गति तेज रहती है। ठीक है, मान लीजिए अब ये पानी पर्वत से नीचे भी तो उतरना है ना, कि पर्वते पे घूमते रहेगा, नीचे आएगा। तो अब ये क्या करेगा, हम मान लेते हैं नीचे भी कोई चोटी है, नीचे भी कोई चोटी है। तो अब इस चोटी पे जैसे ये पानी गिरेगा, अगर इसका गति नॉर्मल है, क्या है? नॉर्मल। अगर इसका गति नॉर्मल है तो ये पानी जो है ना इस टाइप से यहाँ पर क्या करेगा, गिरने के बाद भी आकार परिवर्तित कर देगा। क्या कर देगा? भी शेप बना देगा, भी आकृति का निर्माण करेगा। ये आकृति को कहेंगे भी आकृति घाटी, भी आकृति घाटी। तो अब घाटी समझ में आया, इसी को क्या कहेंगे? भी आकृति घाटी। तो भी आकृति घाटी निर्माण किया। अब वहीं पे हुआ क्या, इसका गति नॉर्मल से बढ़ गया, नॉर्मल से बढ़ गया। तो बढ़ने के बाद यही एक बड़ा भी आकृति घाटी का निर्माण कर दिया, किया कि नहीं किया? तो इसको कह देंगे महाखंड। क्या कहेंगे? महाखंड। ये जो छोटा वाला भी है, हम एक बार कलम चेंज कर लेते हैं मार्कर। ये जो छोटा वाला भी है, इसी को कहेंगे भी आकृति घाटी। क्या कहेंगे? ये जो बड़ा वाला जो आकृति का निर्माण किया है, पानी तो है ही, इसी को कह दिया कि महाखंड। क्या कह दिया? महाखंड कह दिया। क्या कह दिया? महाखंड। उसके बाद हुआ क्या, पानी का गति नॉर्मल के बाद जो अवस्था में था इससे और बढ़ गया, इससे और गति तेज हो गया, काफी तेज हो गया। तो और तेज होने की वजह से यहाँ पर और बड़ा गड्ढा का निर्माण कर देगा, और बड़ा गड्ढा का निर्माण कर देगा। तो जैसे इतना बड़ा गड्ढा का निर्माण करेगा, तो अब आप ही बताइए, इसमें जो पानी है
तो सबसे बड़ा जो आपको गड्ढा का दिखाई दे रहा है, इसी को क्या कर दिया, गॉर्ज कर दिया। क्या कर दिया, गॉर्ज। यहां तक किसी को दिक्कत कहीं पर समझ में आया? अब देखिए, अब आपसे इतना मैं क्वेश्चन कर ले एक बार, तो चलिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन है, नदी किस अवस्था में गॉर्ज का निर्माण करेगा? ऑप्शन, पहले क्वेश्चन समझिए, नदी किस अवस्था में गॉर्ज का निर्माण करेगा? तो ऑप्शन ए है प्रारंभिक अवस्था, ऑप्शन बी है वृद्धावस्था, ऑप्शन सी है अंतिम चरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, प्रारंभिक अवस्था। बहुत अच्छा जवाब है। तो अब बताइए, प्रारंभिक अवस्था में नदी का गति तेज रहेगा कि बहुत कम? तेज रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगर प्रारंभिक अवस्था में नदी अपने मतलब कि अपवाह स्वरूप से होते हुए गुजरती है, ठीक है, गुजरती है, तो प्रारंभिक चरण में नदी सबसे पहले किस चीज का निर्माण करेगी जब पर्वत से नीचे उतरेगी? तो ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन पहला है आपका गॉर्ज, दूसरा है वी शेप घाटी, तीसरा है महाखंड, क्वेश्चन फिर से बोलेंगे, टेंशन नहीं लेना है, महाखंड, चौथा है नोट, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन है कि नदी चल दिया प्रारंभिक चरण में, तो चलने के बाद नदी पर्वत से नीचे आएगी, नदी पर्वत से नीचे आएगी, तो सबसे पहले इन तीनों में से, एक भी आकृति की घाटी हो गई, महाखंड हो गई, गॉर्ज हो गई, तीनों में से पहले किसको बनाएगा, किसका निर्माण करेगा? भी आकृति घाटी का। बहुत सही जवाब। अगला क्वेश्चन, अब बताइए, नदी जो बहती है तो क्या मतलब नदी में जो पानी आती है कहां से आती है, उसका मेन सोर्स क्या है? ग्लेशियर के पिघलने से, ग्लेशियर के पिघलने से, समझ में है? किससे पानी आता है? ग्लेशियर के पिघलने से। ये ग्लेशियर हो गया, ये जैसे पिघलेगा ये नदी में आके पानी रुकना शुरू कर देगा। तो नदी में जैसे पानी आएगा, जब इसका सहने की क्षमता है, मान लीजिए आपको पानी पीने की क्षमता कितना है, 1 लीटर, वहां पे 10 लीटर देगा तो आप फेंकवे नहीं कीजिएगा। उसी प्रकार किसी भी पर्वत पे नदी है, उसको पानी सहने की क्षमता कितना है, मतलब जितना भी हो उससे अधिक होगा तो पानी बहेगा। क्या ऐसा है कि नदी जब निकलती है तो रास्ता उसको लोग बना के देता है, वो अपने मन से जिधर होगा उधर रास्ता खोज लेती है। तो इसी प्रकार से ये जो नदी जा रही है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, अपवाह स्वरूप किसे कहते हैं? हाँ, तो हम जवाब देते हैं, ध्यान सुनिए, आप लोग पास जो जवाब है ठीक है, हम भी दे रहे हैं, ठीक है। तो अपवाह स्वरूप किसे कहते हैं? तो नदी जिस स्वरूप में बहती है उसी के बाह्य रूपरेखा को, बाह्य संरचना को अपवाह स्वरूप कहेंगे। सिंपल सा, नदी के बाह्य संरचना को अपवाह स्वरूप कहेंगे, नदी के बाह्य संरचना को अपवाह स्वरूप कहेंगे। तो अब यहां तक किसी को दिक्कत, कहीं पे दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़े। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। समझने में दिक्कत है ना, याद हो जाता है ना क्लास में। अब देखिए आगे आप लोगों को बताते हैं कि हम मान लेते हैं ये पर्वत की ऊंचाई है, पर्वत की ऊंचाई, यहाँ पे ग्लेशियर है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज समझिए, नदी तो यहां से ऐसे करके जा रही है, नदी यहां से ऐसे करके बह रही है,
यहाँ पे ग्लेशियर, यहाँ से पानी पिघला, पिघलने के बाद ही भी इस प्रकार से नदी जा रही है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर होता है क्या, नदी को यहाँ से हम गुजारते हैं, नदी को यहाँ से गुजारते इस टाइप से गया, कभी ऊपर उठ गया, कभी इधर चला गया, बाद में जाके ये जो होता है ना, बाद में जाके ये मिल जाता है कहां पर, इसको समुद्र मान लीजिए। क्या मान लेंगे इसको, समुद्र। ठीक है, क्या मान लेंगे, समुद्र मान लेंगे। तो अब देखिए ये जो एक ग्लेशियर पिघल रहा है, क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है। सूर्य का तापमान बढ़ने पर ग्लेशियर क्या होगा, पिघलेगा। जैसे ग्लेशियर पिघल रहा है तो पिघलने की वजह से ये पानी नदी में आएगा, नदी का रूप तैयार किया कि नहीं किया, तो ये यहाँ तक जाएगा वो ग्लेशियर का। अब हुआ क्या, दूसरा ग्लेशियर का पानी इसमें आ गया, मिल गया कि नहीं मिला। तो ऐसा हुआ है कि मतलब ग्लेशियर का ही पानी आएगा, कभी कभी तो वर्षा हुआ तो वो भी पानी तो आ सकता है ना। तो मान लीजिए कहीं पे वर्षा हुआ इस क्षेत्र में, ये पानी जाके यहाँ पे मिल गया, तब इसका गति तेज होगा कि धीमा, तेज होगा। तो उसी को कहेंगे, एक वर्ड आता है तीव्र। क्या होता है, तीव्र। एक होता है मंद। क्या होता है, मंद। तीव्र मतलब तेज, मंद मतलब धीमा, इसी को थोड़ा कहते हैं। समझ में आया। तो अब देखिए इसका जो गति है, इधर से पानी इधर से आके नदी में मिल गई, मिलने की वजह से हुआ क्या, एक ग्लेशियर यहाँ पे है, ये पानी तो यहाँ पे दे ही रहा है, लेकिन दूसरा ग्लेशियर इसी को पानी दे दिया, इस क्षेत्र में वर्षा हुआ, ये पानी यहीं पे आके मिल गया। तो अब बताइए नदी में पानी की मात्रा बढ़ गई, बढ़ते बढ़ते जब तक पानी मिल रहा है, गति काफी तेज है, पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, नदी बह रहा है अपने रूप रेखा से। ठीक है, कहीं पे मिलते गया, नदी मिलने के बाद सब पानी जा रहा है, जाते जाते। अब देखिए यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पर पानी इसी प्रकार से जा रहा है, कभी इधर उधर घूमेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा। अब यहाँ पे हुआ क्या, नदी पानी इस टाइप से गया, जाते जाते देखिए अब नदी खत्म होने वाला है कि नहीं होने वाला है। नदी तो यहाँ से जन्म लिया था, जन्म लेने के बाद नदी अब यहाँ पे अपना क्या हो रहा है, खत्म होने वाला है। तो अब ये सोचेगा, क्या पता है, जब वृद्ध अवस्था में आ गया तो ऐसा है कि नदी में सिर्फ पानी ही जाएगा है। यहाँ पर सबको पता है कि बड़ा बड़ा शहर जो है नदी के किनारे बसल है। कहाँ पे बसल है, नदी के किनारे। यहाँ पे आप सिंधुवे नदी का बात कीजिए ना, तो नदी के इस टाइप इधर जो है ना, इधर ले एक शहर है, क्या है, एक शहर ले यहाँ पर अवस्थित है। तो अब पटना का ही बात कीजिए ना, गंगा नदी के उत्तर दिशा में कौन अवस्थित है, पटना। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, तो गंगा नदी के दक्षिण में कौन है, पटना है। तो पटना में मान लीजिए यहाँ पर जो भी प्रदूषण होगा, जो भी कचरा होगा, सब किसमें फेंकेगा, नदी में फेंकेगा, फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा। तो अब ये कचरा पानी को तो लेकर जा ही रहा है, बीच में कोई डस्ट मटेरियल आ गया, कोई कचरा आ गया, तो कचरा को भी लेकर तो जाएगा, इसका काम है, जाएगा कि नहीं जाएगा। ये नदी कचरा को लेकर जा रहा है। कभी कभी हुआ, ऐसा हुआ कि कचरा जाते जाते जो है ना यहाँ तक आया, यहाँ पर जाम लग गया। क्या लग गया, जाम लग गया। होता है ना, कचरा जम गया, जमने की वजह से ये नदी क्या किया, इधर में आके, इधर में आके इन्होंने यहाँ से डायरेक्ट अपना रास्ता बना के समुद्र में मिल गया, डायरेक्ट अपना रास्ता बनाकर समुद्र में मिल गया। तो अब इस रास्ता को छोड़ दिया, इसको क्या कर दिया है, छोड़ दिया। ये आपको यू आकार का शेप दिख रहा है, तो इसी को कह देंगे झील। क्या कह देंगे, इसी को क्या कह देंगे, झील। अब बताइए झील में पानी हमेशा आता रहेगा है, क्या नदी झील में पानी देगा अपना है, अगर देता तो झील में बनता, नदी ये रहता।
रहता ना। अब देखिए ये नदी जो है मतलब कि वृद्ध अवस्था आ गया, बच्चा को बोलिएगा कि तुम सड़क से घूम के आओ, सड़क से भी घूम के आ जाएगा। अगर बूढ़ा आदमी को बोलेगा है कौन सड़क घूमेगा, चलो अरे यार चल देते खेते खेत, होता है ना ऐसा। गांव में जब मतलब कि मेला लगता है तो देखिए कितना लोग खेते खेत चल देता है, कौन रोड पे घूम के जाएगा। बच्चा को एनर्जी रहता है, चलो रोडे पे घूम के चले जाते हैं, होता है ना। ठीक इसी प्रकार से अब ये नदी का बूढ़ा अवस्था आया, बूढ़ा अवस्था आने की वजह से ये नदी इस टाइप से समुद्र में मिल गया और इसको छोड़ दिया। छोड़ने की वजह से यहाँ पर जो आपको सेप का निर्माण हुआ, इसी को झील कहेंगे। क्या कहेंगे? झील कहेंगे। तो आप देखिए, हेलो नहीं लगा, तो आप देखिए ये झील जो है, ठीक है, तो झील जो आप यू आकार का दिखाई दे रहा है, तो गाय का खूर भी तो यू शेप में होता है, गाय का खूर भी तो यू शेप में होता है। इसीलिए इस झील का नाम रखा गया गौखूर झील। क्या नाम रखा गया? गौखूर झील। समझ में आया? इसका नाम गौखूर झील। अब देखिए इतना ही नहीं, इससे पिछला चैप्टर में आप लोग डेल्टा के बारे में सुने होंगे, तो डेल्टा का निर्माण कैसे होता है वो सुनिए। नदी तो बूढ़ा अवस्था में आ गया ना, तो अब कचरा तो और बह के आएगा। कचरा देखिए, कचरा यहाँ पर जमा हो गया है, नदी अब क्या करेगा, इधर आ गया। इधर आने के बाद यहाँ पे फिर कचरा जमा हो गया, तो नदी इधर से मिल गया, कोई 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 इधर से, कोई इधर से, इस टाइप से। नदी में देखिए एक आप टॉर्च को जलाइएगा तो किस प्रकार से लाइट करता है, टॉर्च को जलाने के बाद किस प्रकार लाइट करता है, ठीक उसी प्रकार से नदी का पानी देखिए जा रहा है समुद्र में। तो अब आप एक चीज गौर कीजिए, इसमें एक चीज ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जो ये क्षेत्र आपको देख रहे हैं, त्रिभुजाकार क्षेत्र दिखाई दे रहा है? ये त्रिभुजाकार क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, इधर से इधर हो गया, इधर हो गया, ये हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, या इसी में। तो ये त्रिभुजाकार जो क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर इसी को डेल्टा कहा गया। क्या कहा गया? डेल्टा कहा गया। तो यहाँ तक समझ में आया है? तो यहाँ पर डेल्टा कहा गया। क्या कहा गया है? डेल्टा। तो क्लियर है? तो अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? क्या पूछेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो जैसे ये पानी जमा होगा, पानी निकलेगा, ये डायरेक्ट नदी में ही नहीं कन्वर्ट होगा, नदी में कन्वर्ट नहीं होगा, पानी एक जगह पे रुकेगा। क्या करेगा? रुकेगा। या तो गॉर्ज होगा या तो झील होगा। क्या होगा? गॉर्ज या झील। तो अधिकतर झील होता है। क्यों? ये गॉर्ज जो है ना, अब देखिए आपको बताए थे कि ये बहुत बड़ा गॉर्ज का निर्माण करता है, तो पानी तो ऊपर से होके तो नहीं गुजरेगा, ये गॉर्ज से होकर पानी गुजरेगा तो नदी का निर्माण करेगा। अब वहीं पे होता है कि ये गॉर्ज के पानी धीरे धीरे अपना रास्ता चुन लेता है, पर्वतों के बीचों बीच, पत्थर के बीचों बीच। चुनने के बाद ये रास्ता अपना बनाने के बाद इन्होंने पानी निकलने लगता है। आप देखे होंगे ये पर्वत है, पर्वत के हिस्से होकर पानी निकल रहा है, तो इसी को थोड़ा थोड़ा पानी निकलेगा, इसी को बोल देंगे झरना। क्या बोलेंगे? झरना। तो गॉर्ज का निर्माण नदी के अंतिम चरण में कि प्रारंभिक चरण में? गॉर्ज का निर्माण प्रारंभिक चरण में। उसी प्रकार से अब गॉर्ज से ही ना झरना बना है, तो झरना भी अंतिम चरण की प्रारंभिक चरण। उसके बाद डेल्टा का निर्माण नदी के प्रारंभिक चरण के अंतिम चरण। समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई प्रकार का दिक्कत नहीं ना? तो आगे अब देखिए, ये समझ में आ गया। तो अब अगला टॉपिक है आप लोगों का, ये दिक्कत तो नहीं है,
अगला टॉपिक है सिंधु नदी। क्या है? सिंधु नदी। तो अब सिंधु नदी पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास चलेगा। ठीक है, तो सिंधु नदी एक क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम भारत का कुछ मैप बनाते हैं थोड़ा सा, उतना तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि उतना का जरूरत है ही नहीं। ये भारत का मैप हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो हमको सिर्फ इतना ही जरूरत है, आपको बताए थे कि शुरुआती दौर में दूसरा चैप्टर में ही पिछले कक्षा में बताए थे, यहाँ से 3 गो हिमालय की पर्वत श्रृंखला गुजरती है। कितने हिमालय पर्वत श्रृंखला गुजरती है? 3। उसमें पहला आपका हो गया, नाम बोलते जाइए, काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर। लद्दाख की श्रेणी में ही एक कैलाश है। ठीक है, जो कि कहाँ पे मौजूद है? चीन में। कहाँ पर मौजूद है? चीन में। तो सभी का नाम एक बार रिमेम्बर कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? काराकोरम। क्या नाम है? काराकोरम। इसका नाम लद्दाख। इसका नाम जोस्कर। अब देखिए इसका नाम कैलाश। तो कैलाश जो है चीन में अवस्थित है, लेकिन ये सब हिमालय का ही भाग है। किसका भाग है? हिमालय का भाग है। तो अब कैलाशी पर कुछ ऐसे ऐसे चोटी है, कुछ ऐसे ऐसे चोटी है। यहाँ पर भी ग्लेशियर है, यहाँ पर भी ग्लेशियर है। ये सभी ग्लेशियर पिघलता है। क्या होता है? पिघलता है। पिघलने की वजह से ये सभी ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से यहाँ पर सब पानी मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? जमा होते। क्या होते हैं? जमा होते हैं। लास्ट टॉपिक है, ये जमा होते हैं। जमा होने के बाद एक झील का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एक झील का। इसी झील का नाम है मानसरोवर झील। क्या नाम है? मानसरोवर झील। इसी झील का क्या नाम है? मानसरोवर झील। तो अब इस मानसरोवर झील है, कहां से झील का निर्माण हुआ है? कैलाश से। तो अब ये हिमालय का ही न भाग है, इसीलिए सुने होंगे कि ये सिंधु नदी हिमालय से निकलती है। अब देखिए ये सिंधु, यहाँ से एक नदी निकलती है, मानसरोवर झील का निर्माण हुआ, यहाँ से एक नदी निकलती है, इस टाइप से यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर चीन में इस नदी का नाम है सिंगी खवांग। क्या नाम है? सिंगी खवांग। इस नदी का क्या नाम है? सिंगी खवांग। अब ये नदी जो यहाँ पे जाती है, ये लद्दाख का एक गांव है जिसका नाम है दमचौक। क्या नाम है? दमचौक। ये जो आपको लद्दाख दिखाई दे रहा है, लद्दाख का ही मतलब कि एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है? दमचौक, जो कहाँ पे है? लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में। ये नदी काराकोरम और कैलाश के
बीच सॉरी काराकोरम और लद्दाख के बीचों बीच होकर गुजरती है। तो अब इसी नदी को यहाँ से मतलब कि भारत में प्रवेश होने के बाद इसको सिंधु नदी कहा गया। क्या कहा गया? सिंधु नदी। समझ में आया? बताए थे मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के ग्लेशियर पिघलने से इसका निर्माण हुआ है। इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंगी खवान। तो ये जो झील है ना, यहाँ पर इसका ये जो यहाँ पे मिलेगा भारत के पास, तो इसका आकार है शेरमुख। क्या है? शेरमुख। शेरमुख कहने का मतलब हुआ, शेर को देखे होंगे फोटो में या किसी भी चीज में, तो उसका मुंह चौड़ा होता है लेकिन सर पतला होता है। मुंह चौड़ा और सर पतला, अर्थात मेरा हाथ को देखिए आगे कितना फैला हुआ है, पीछे पतला है ना। ठीक इसी प्रकार से इसको शेरमुख कहा गया। तो नदी भी यहाँ से ऐसे करके निकलती है, लेकिन यहाँ पे इसका मुख क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ये आके इसमें प्रवेश करता है। एक होता है गौमुख, एक होता है गौमुख। इसको हाथ को उल्टा कर देंगे, जिसका मुंडी पूरा रहता है चौड़ा, लेकिन उसका मुख देखिएगा पतला रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? उसी को क्या कर देंगे? गौमुख। ये शेरमुख आकार रहती है सिंगी खवान का। तो सिंगी खवान इसका किस नदी का नाम है? सिंगी खवान सिंधु नदी का। तो सिंगी खवान सिंधु नदी का कहाँ पर इसका नाम रखा गया है? चीन में। कहाँ पर? चीन में। समझ में आया? तो अब देखिए ये सिंधु नदी भारत में जहां पर निकलेगा तो इसी को कहेंगे लद्दाख का ही दूसरा छोर पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है, यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है चिल्लास। क्या नाम है? चिल्लास। इसका क्या नाम है? चिल्लास। तो ये भी कहाँ पे है? लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। तो अब देखिए ये जो आपका एक मतलब कि सिंधु नदी भारत में प्रवेश कहाँ से किया? लद्दाख में ही प्रवेश किया। कौन क्षेत्र में? दमचौक से। और उसी मतलब कि लद्दाख से होते हुए काराकोरम और लद्दाख के बीचों बीच होकर गुजरता है और ये जाके मतलब कि लद्दाख के दूसरे छोर चिल्लास में निकलता है। चिल्लास से होकर निकलता है। निकलने के बाद ये जो है निकलने से पहले ही एक गॉर्ज का निर्माण करता है। लद्दाख में ही एक गॉर्ज का निर्माण करता है, जिस गॉर्ज का नाम है गिलगिट गॉर्ज। गिरगिट नहीं, गिलगिट। गिलगिट गॉर्ज। ये गॉर्ज का निर्माण करता है और ये नदी यहाँ से निकलकर ये जब भारत से चिल्लास होते हुए निकलकर पाकिस्तान होते हुए ये जाके यहाँ पे अरब सागर में मिल जाता है। अरब सागर में मिल जाता है। तो अब समझ में आया सिंधु नदी की कहानी पूरा मैप पे। तो इसका लंबाई कितना था? 2914 किलोमीटर। 2914 किलोमीटर। एक बार देख लेते, हम भी कंफ्यूजन है। हाँ, सिंधु नदी की लंबाई जो है यहाँ पर ने दर्शाया है क्या? यहाँ तक समझ में आया सबको? कहीं पर दिक्कत नहीं ना? 2900 किलोमीटर। इसका सिंपल सा है, एनसीईआरटी जो है ना एक्यूरेट दिया है 2914 किलोमीटर, लेकिन बिहार बोर्ड 2900 किलोमीटर माना है। कितना माना है? सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलता है। निकलने के बाद दमचौक होते हुए लद्दाख होते हुए गिलगिट गॉर्ज का निर्माण करते हुए इस क्षेत्र से निकलते निकलते ये जो यहाँ तक अरब सागर में मिलता है, इसका टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर। तो अब एक तरह से आपको नजर में आ रहा है भारत जो है सिंधु नदी का एक तरह से तौलिया ओढ़ा हुआ है देह पर।
तो इसका तौलिया जो है अपना लोग का होगा 2-3 हाथ का रहता है, इसका 2900 किलोमीटर का तौलिया है। तो सिंधु नदी को पढ़ लिए, आगे पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं दूसरे क्लास में। ठीक है, बंधुआ अच्छा, ठीक है, इसको मार लेगा।